हेलो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ये दूसरा लेक्चर है। आज हम कुछ इस थ्योरी के रिलेटेड टॉपिक्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये थ्योरी हम लोगों के सामने जो आ रही है उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना है। तो मैं आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखा हुआ है उसी को यहाँ पर को डिस्क्राइब करते हुए उसी में से इस थ्योरी को आगे बढ़ाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को इस थ्योरी को समझने में मदद मिलेगी। तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि नेशनल इनकम को इनकम माना गया है और एम्प्लॉयमेंट मतलब जो हमारा आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट तो हमारा नेशनल इनकम हो गया और एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जो हमारा रिसोर्सेज जो अप्लाई हुए हैं उसमें वो देखना है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर नेशनल इनकम को अटेन करने के लिए, एक पर्टिकुलर आउटपुट को अटेन करने के लिए एक इकोनॉमी कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड करती है, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं यहां पर को इस टर्म को हटा के सिर्फ स्पेसिफिकली लेबर को बोलूं, कितने लेबर्स डिमांड किए जाते हैं फॉर्म्स द्वारा उस पर्टिकुलर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वही हमारा इस थ्योरी का क्रक्स है। बेसिकली ये थ्योरी इन दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम विद रिगार्ड्स टू द एम्प्लॉयमेंट, कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ है, कितनी वस्तुएं लगी हुई हैं, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं उस चीज को बनाने के लिए, जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा है नेशनल इनकम या फिर आउटपुट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। अगर मैं इसको हाउस होल्ड और एक तरफ हम लोगों ने देखा था फर्म्स। ठीक है, अब हाउस होल्ड जो है हमारी, हाउस होल्ड किस चीज की डिमांड कर रहे हैं हमको पता है, हाउस होल्ड डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की इन लोगों ने हमसे डिमांड करी। ठीक है, सोसाइटी मान सकते हैं कि सोसाइटी ने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करी और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कौन है, फॉर्म्स हैं। ठीक है, बेसिक सर्कुलर फॉर्म में तो हम लोग यही देखा था कि एक जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे पास आ रहे हैं, हम लोग देख लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर्म्स ने हम लोगों को ये गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर को दिए। लेकिन क्या आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि फॉर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब फॉर्म्स भी कुछ ना कुछ चीजों की डिमांड कर रहा है। तो हाउस होल्ड क्या डिमांड कर रहा है, यहां पर को मैं लिख देता हूं डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन हाउस होल्ड किस चीज की डिमांड कर रहा है, तो वो डिमांड करेगा, वो डिमांड किस चीज की कर रहा है बच्चों, वो कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, वो बोल रहा है कि हम लोग इंडिविजुअली कुछ चीज नहीं बना सकते, आप हमें ये चीज सप्लाई करवाइए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दीजिए, हम लोग आउटपुट बनाएंगे और वो गुड्स एंड सर्विसेज आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर को देख लेते हैं, तो आप लोग एक एरो यहाँ पर को बना लेते हैं जिससे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास फॉर्म्स के पास आ रहे हैं। तो पहली बार तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आए, अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से इसने आउटपुट बनाया और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड को दे दी। ठीक है, इसका मतलब हाउस होल्ड की डिमांड फुलफिल हो गई रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये तो हमारा हो गया रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो हो रहे हैं, आपको फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने देखा, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। अब अगर मनी फ्लो की बात करें यहां पर को, तो मनी फ्लो किस तरह होता है, जो फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दिया, अब हाउस होल्ड की क्या ड्यूटी है कि उसका एक्सपेंडिचर जो भी बनता है वो फॉर्म्स को दे देंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी आप चीजें खरीदने जाते हैं उसका पैसा आप पे कर देते हैं, अल्टीमेटली वो पैसा किसके पास चले जाता है, फॉर्म्स के पास, या तो डायरेक्टली या फिर बीच में जो इंटरमीडिएटरी होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर, उनके थ्रू अल्टीमेटली फॉर्म्स के पास वो पैसा पहुंच जाएगा। इसको हम लोगों ने बोला कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर डन बाय फॉर्म्स, सॉरी बाय हाउस होल्ड। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वैसे भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब ही हाउस होल्ड के द्वारा किया गया खर्चा होता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड फॉर्म के पास चला गया ना, जो फॉर्म्स ने सर्विसेज को रेंडर किया था, अब वो फॉर्म्स क्या करेगा, उसका पेमेंट देना शुरू करेगा। तो ये पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट।
ठीक है, ये भी मनी में हो रहा है, ये भी मनी में हो रहा है, इसलिए इस फ्लो को बोला गया रियल फ्लो, सॉरी इस फ्लो को बोला गया मनी फ्लो, रियल फ्लो जिसमें कि हमारा गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास जा रहे हैं, और जिसमें मनी फ्लो हो रहा है उसको बोला मनी फ्लो। इज इट अंडरस्टूड? दूसरा हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो में देखा था कि जब गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई एंड डिमांड सप्लाई होती है तो वो जहां पर को भी हमारी मार्केटेड होती है उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इज अ मार्केट प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड, मार्केट होती है। अच्छा, जहां पर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की खरीदरी और बिक्री होगी उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा फैक्टर मार्केट, ठीक है, इसको क्या बोला गया? फैक्टर मार्केट। ये भी हम लोगों ने देखा था, तो सर्कुलर फ्लो में हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी। ये तो हो गया हमारा एक ऐसी इकोनॉमी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में चल रही है, जहां पर कोई डिमांड भी आ रही है और उसकी सप्लाई भी चल रही है साथ ही साथ, ठीक है ना। अब इस थ्योरी में हम लोगों को यही चीज पढ़नी है कि अनसर्टेनिटी के ऊपर ही ये पूरी पूरी बेस्ड है थ्योरी, क्योंकि केन्स की थ्योरी जब हम बात करते हैं तो केन्स की थ्योरी कब डेवलप हुई थी? जब हमने इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा था, ठीक है। इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या हुआ था कि ये जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन होती है, जहां पर से डिमांड आ रही है, जहां पर से सप्लाई जा रही है, और इकोनॉमी के अंदर मनी जो हो रही है वो सर्कुलेट हो रही है, सब कुछ स्मूथ फंक्शनिंग हो रहा है। अब वो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से हट के अगर हम बात करें तो कभी कभी इकोनॉमी डीरेल हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि ट्रैक से हट जाती है। ट्रैक से हट जाएगी तो जो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शंस हो रहे हैं ये होने बंद हो जाते हैं, जिसका मतलब डिमांड आनी बंद हो गई तो फर्म्स प्रोड्यूस करना बंद करेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे। जनरली जिस चीज़ की डिमांड आ रही है फर्म्स भी वही चाहेंगे कि उसी चीज़ को वो सप्लाई भी करें, तो अगर डिमांड आनी बंद हो गई तो फिर सप्लाई आनी बंद हो जाएगी, यहाँ पर को हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से हट के बात थी, और केन्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया और अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको हम लोगों ने बोला कि केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो वही आप देख रहे हैं, तो आप उसको डिटरमाइन करना है कि कैसे नेशनल इनकम, एक सर्टेन नेशनल इनकम को निकालने के लिए कितना हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इस्तेमाल की जाती है, दैट वेरी स्पेसिफिक टू लेबर्स, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर मैं केवल दैट इज लिमिटेड कर दूं लेबर में, अब मैंने ऐसा क्यों किया? बिग क्वेश्चन। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि थ्योरी हमसे ऐसा करने के लिए बोल रही है, और थ्योरी ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि वो शॉर्ट रन में सॉल्यूशन ढूंढ रही है, ठीक है। जो केन्स की जो थ्योरी है उसके सॉल्यूशंस हम लोगों को कहां देखने को मिलते हैं? शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन आपको पता है इकोनॉमी का ऐसा रन होता है जहां पर को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग उसको देख रहे हैं शॉर्ट रन में। हमको पता है जब लॉन्ग रन की बात करते हैं, क्योंकि 11th क्लास 11th में आपने पढ़ा है शॉर्ट रन लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि डायनेमिक जो रियल सिचुएशन होती है वो डायनेमिक होती है, चेंज होते रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अपनी थ्योरी को पढ़ना पड़ता है। डायनेमिक का मतलब कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो रहा है, एट द सेम टाइम प्राइस लेवल भी चेंजेस हो रहे हैं, और जो हमारे लेबर है, लेबर भी उसकी यूनिट्स ऊपर नीचे जा रही है, तो सब कुछ डायनेमिक है, सब कुछ चेंज हो रहा है, और उसके बेसिस पे हम लोगों को अपना थ्योरी पढ़नी पड़ती है, दैट इज लॉन्ग रन, रियल लाइफ सिचुएशन। लेकिन शॉर्ट रन में हम लोगों के पास एक लिबर्टी होती है कि हम लोग बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख सकते हैं, और केन्स ने भी वहीं पर को शॉर्ट रन में ही इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, और उन्होंने बोला कि शॉर्ट रन में इसको स्टडी करते हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा प्रिसाइज आंसर देखने को मिले। शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन में हम लोगों ने केवल लेबर को लिबर्टी दी है कि वो चेंज हो सकता है, बाकी सारे के सारे जो हमारे डायनामिक फैक्टर्स हैं उसको हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो वो कैसा होगा? केवल और केवल लेबर होगा। तो नेशनल इनकम को निकालने के लिए, एक पर्टिकुलर नेशनल इनकम को निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि कितने लेबर एम्प्लॉय हुए हैं, और वही हमारी होगी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नाउ पहली अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भाई ये लेबर की डिमांड ऊपर नीचे कैसे जाएगी, द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज और डिक्रीज ऑन बेस्ड ऑन विच फैक्टर, बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर? आप बोलेंगे कि फर्म्स के पास अगर ज्यादा डिमांड आएगी फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज तो उसको उतनी ही ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी फॉर प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिक सी बात है, जितनी हाउस होल्ड डिमांड करेगा फर्म्स भी अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की उतनी ही डिमांड बढ़ाएगा। इसका मतलब लेबर
यहाँ पर को बढ़ते जाएंगे जितनी यहाँ पर को गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी। अब फर्स्ट प्लेस में हम लोगों ने देखा कि ये गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आने क्या हो गई, कम हो गई थी। क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो नेचुरल क्लैमिटीज कुछ हो सकती है, और अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स में देखें तो डिप्रेशन आ सकता है, जो अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, लोगों की इनकम लेवल जो है अचानक से गिर जाए, वो हम देख सकते हैं। तो वो डिमांड करना क्यों कम करेंगे? या तो भाई कोई आपदा आ गई, प्राकृतिक नेचुरल क्लैमिटीज आ गई है, जिससे कि वो उनके पास जो रोजगार था, जो सोर्स ऑफ इनकम थी, वो आनी बंद हो गई, या फिर कुछ हो गया जिससे वो जो फैमिली में जो ब्रेड अर्नर था वो डिजीज्ड हो गया, कुछ भी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये डायनामिक फैक्टर है। तो गुड्स एंड सर्विसेज की आनी अचानक से कम हो गई, और इकोनॉमी में ये एक साथ हो रहा है। एक साथ हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी को पूरा एक साथ ही किसी ने हिट किया हुआ है, या तो नेचुरल क्लैमिटी सबके लिए एक साथ हुई होगी, या फिर जो इकोनॉमी में जो डिप्रेशन की बात हो रही है, नौकरी चली गई, या फिर उनके पास रोजगार के कुछ साधन नहीं है, तो वो हो गया। तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आनी बंद हो गई। ये डिमांड आनी बंद हो गई तो फर्म्स तो भैया पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ, अब वो फर्दर तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करेगा अनटिल और अनलेस वो फ्यूचर डिमांड को फोर्स ही नहीं कर रहा है। अगर वो फोर्स ही नहीं कर रहा है तो वो प्रोडक्शन बंद कर देगा। इसका मतलब फिर उसको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फर्दर लेबर एक सोसाइटी का ही तो हिस्सा है, हाउस होल्ड का हिस्सा है। लेबर खुद से भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर देना बंद करेगा। इसका मतलब फर्म्स के पास आगे इन्वेस्ट करने का कोई भी मकसद रहेगा नहीं। ठीक है, जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक विशियस साइकिल जो हमारा टर्न होता है वो होना शुरू हो जाएगा। एक और इकोनॉमी जैसे जो दलदल जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक दलदल, तो विशियस साइकिल के अंदर ट्रैप्ड होकर रह जाएगी। ठीक है, जहां से उसको निकालने के लिए एक एक्सटर्नल हैंड की जरूरत पड़ेगी। खुद से तो वो इकोनॉमी बाहर आने वाली है नहीं। खुद से मतलब मार्केट फोर्सेस से, डिमांड और सप्लाई से वो खुद से बाहर आएगी नहीं। उसको एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और वो एक्सटर्नल फोर्स केन्स की थ्योरी में कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि विशेष साइकिल से वो हट जाए, जो डिरेल हुई है इकोनॉमी वो फिर से पटरी पे लौट जाए। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर तो देखा था ना। लेबर हमारे कम हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों को तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ ये देखना है कि हम लोग अगर देखें किसी भी इकोनॉमी को स्टडी करना चाहें तो हम लोग देखेंगे कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आई, या दूसरे तरीके से देखें फर्म्स ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। ठीक है, कितने बॉक्सेस बनाए, कितने डब्बे बनाए, कितने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया, और वो चीज बनाने के लिए उसने कितने लेबर्स को डिमांड किया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें देखें तो ये चीज देखी जा रही है कि हमारे पास ये एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट कब अचीव होगा। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब आएगी, या हम बोल सकते हैं कि इतनी नेशनल इनकम प्रोड्यूस करने के लिए उसने इतने लेबर्स को डिमांड किया। ठीक है, अब इतने लेवल ऑफ आउटपुट के लिए इतने लेबर्स लगे, इतने के लिए इतने लगे। ठीक है, इसके आगे भी अगर वो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाएगा। अगर हम देखें कि ये फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है और फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब भाई डिमांड इतनी ही है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इतनी ही है, वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा तो वो लॉस में जाएगा, इतना करेगा तो वो सेटिस्फाई करेगा इकोनॉमी का। मतलब कहने की बात ये है, जिसको तो हम लेटर फेज में देखेंगे, लेकिन जो क्रक्स है जो भी स्टडी है हमारी इसके डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ब्रांड की, वो यही चीज है। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो में हम लोगों ने इसको देखा ना। अब थोड़ा सा अगर हम इसमें आगे चलें इस थ्योरी में, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो डिमांड है ये सिर्फ डिमांड हाउस होल्ड की डिमांड नहीं है। ठीक है, इस थ्योरी को आप लोगों को अब यहां पर से आगे बढ़ाना है। ठीक है, हाउस होल्ड्स ने तो डिमांड किया गुड्स एंड सर्विसेज को, पहली चीज, लेकिन क्या सिर्फ इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की ही डिमांड होती है? नहीं। अब देखिए, ये पूरा साइकिल अगर हम देखें ना, तो हम लोगों के पास जितने भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो हमारे सामने निकल के आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा हाउस होल्ड बीइंग अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम लोग प्राइवेट भी बोल सकते हैं, तो हाउस होल्ड हम लोगों ने मान लिया। प्लस दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि फर्म्स हैं। ठीक है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हम लोगों ने दो देखा।
प्लस इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को तीसरा सेक्टर माना, और चौथा है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बाहरी दुनिया जो भी है हमारी, वो हमारा चौथा सेक्टर हो गया। और ये चारों सेक्टर मिलके एक इकोनॉमी को बनाते हैं। ठीक है, तो क्या डिमांड केवल हाउस होल्ड कर रहा है? नहीं, फर्म्स भी तो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम फर्म्स की डिमांड को देखेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्यों आया अभी देखते हैं। इन्वेस्टमेंट, फर्म्स को क्या बोला हमने कि भाई फर्म्स जो भी डिमांड कर रहा है वो क्या कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कर रहा है। बेसिकली क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए डिमांड कर रहा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए डिमांड कर रहा है मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम एक जगह लेके आए और उनको बोले कि आप लोगों को ये चीज करनी है, तो उस टर्म को ही बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट किया गया है, वेयर मनी इज बीइंग इन्वेस्ट इन अ सर्टेन थिंग, जहां पर से हम लोगों को फ्यूचर अपनी अर्निंग के लिए एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर का मतलब उस जितना भी वो पैसा खर्च किया गया उस पे, तो हम लोगों ने उसको बोल दिया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, अगर हाउस होल्ड इसको एक्सपेंडिचर कर रही है तो हम लोगों ने क्या देखा था उसको, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन, अपना चीजें इस्तेमाल करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए जो भी जितना वो खर्चा हो रहा है वो क्या हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और फर्म्स ने जो भी खर्चा किया फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए उसको बोला हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये दोनों तो हम लोगों को सर्कुलर फॉर्म में देख लिया। अब देखिए गवर्नमेंट कहां से पिक्चर में आए। अब अगर आप एक ऐसी इकोनॉमी में है जहां पर को आप लोगों ने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया हुआ है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया हुआ है। आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में जो पहला ही चैप्टर था उसमें देखा था कि बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म होने के लिए, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म होने के लिए हमारे पास जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है वो होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, फाइनेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कुछ होनी चाहिए हमारे पास जिससे कि हम लोग फर्दर प्रोडक्शन कर सकें। तो गवर्नमेंट का रोल यहीं पर को हमारे सामने आ जाता है कि गवर्नमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, बेसिक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हम लोगों के सामने लेके आए, जिससे कि फर्दर जो फॉर्म्स हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट से जो निर्भर है वो सारी चीजें करें। तो गवर्नमेंट जब इन सारी चीजों पे खर्चा करता है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट। ये चीज समझ में आ गई। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक तो भाई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। दूसरा अगर हम देखें सोशलिस्ट इकोनॉमी में या फिर हमारी भी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके अंदर भी तो लोगों के लिए भी काम करना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, बाकी सेक्टर्स पे भी जो नॉर्मल जो भी है गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगा तो वो, इसका मतलब गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ों को डिमांड कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट लेबर डिमांड कर रहा है। गवर्नमेंट भी तो लेबर डिमांड करेगा, वो सारी चीज़ें बनाने के लिए उसको लेबर चाहिए और पैसे की डिमांड हो रही है, मतलब बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट को भी चाहिए और जो भी वो एक्सपेंडिचर करेगा उसको बोल दिया हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फर्दर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कहां पर से रूल आया? अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब यह है कि फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, जो हमारे पास आएगा नेट एक्सपोर्ट्स हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये जो भी खर्चा हमारे पास आ रहा है वो हमारा ये भी एक्सपेंडिचर हो गया। इसका मतलब जो हम लोगों ने डिमांड डिराइव करी, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल डिमांड, टोटल डिमांड डन बाय एन इकोनॉमी इज सम टोटल ऑफ डिमांड डन बाय हाउस होल्ड्स, और ये डिमांड किसकी कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज की, जिस पे वो खर्चा किस पे कर रहा है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के। फर्म्स
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कर रही है, जिसको हम लोगों ने बोला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और ये नेट एक्सपोर्ट्स है। ठीक है, तो टोटल डिमांड का मतलब ये हो गया कि टोटल को अगर मैं यहां पर को एक टर्म दे दूं एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, जिसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या देखा कि एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो इसको जनरली हम लोग बोला करते हैं सी प्लस प्राइवेट का हो गया पी, ये गवर्नमेंट हो गया, और ये हो गया एनएक्स। ठीक है, इसको पी की जगह चलो आई कर देते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, तो ये बन गया हमारा क्या, एडी। एग्रीगेट डिमांड के ये चार कंपोनेंट हमारे सामने आए। एग्रीगेट डिमांड मतलब ये क्यों देख रहे हैं हम लोग, वो देख रहे हैं कि जो हम बात करते हैं कि हम लोगों को डिटरमाइन करनी है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। और इससे पहले नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स थी, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, और प्रोडक्ट मेथड। तो हम लोगों ने कौन सी मेथड को यहाँ पर को देखा, एक्सपेंडिचर मेथड को अगर हम देखें कि टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय हाउस होल्ड, टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय फर्म्स, टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय एक्सपोर्ट्स, सॉरी गवर्नमेंट, एंड द एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो वो हम लोगों ने चारों को देख लिया। इसका मतलब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हमारे पास आ गई, ये डिमांड है हमारे पास। अब इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कितनी हमको लेबर की सप्लाई चाहिए, कितनी हम लोगों को लेबर की डिमांड चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। और इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को यही कॉन्सेप्ट देखना है कि एग्रीगेट डिमांड को हम लोगों को इक्वल रखना है अपनी टोटल सप्लाई से। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये हम लोगों को सॉल्व करके देखना है कि भाई नेशनल इनकम एक पर्टिकुलर आउटपुट को निकालने के लिए कितने हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है। बस इस चैप्टर में हम लोगों को ये देखना है। तो बेसिक जो हम लोगों का नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, जिसको हम लोग लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, वो होगी एग्रीगेट डिमांड, जिसको टोटल डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे हम लोगों ने इसमें अभी थोड़ा सा देखा। चलो, आप इसको नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों, अभी हम लोग इस थ्योरी के प्रेमाइसेस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर से आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए, और बोर्ड के लिए ही नहीं, सिर्फ आगे के अपने करियर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। तो आप पढ़ते रहिए। अंटिल देन, स्टडी।